हेलो बच्चों हम पढ़ रहे हैं +2 का चैप्टर जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर में बच्चों हम जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं और उनका किस प्रकार से हम निदान कर सकते हैं इनको पढ़ते हैं। इस चैप्टर में 5 पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं बच्चों, जिसमें पहला पॉइंट जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं और कार्यनीति हम पढ़ चुके हैं। दूसरा पॉइंट हम पढ़ रहे थे जनसंख्या विस्फोट और गर्भ निरोधक जन्म नियंत्रण के रूप में पढ़ते हैं बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने जनसंख्या विस्फोट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टॉपिक को पढ़ लिया है। आज की क्लास का बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा जन्म नियंत्रण बर्थ कंट्रोल और साथ में गर्भ निरोधक उपाय। तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा वो है बर्थ कंट्रोल जन्म नियंत्रण। बर्थ कंट्रोल जन्म नियंत्रण। जन्म नियंत्रण का सीधा मतलब है तीव्र जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए हमें जो जन्म की संख्या है, प्रत्येक वर्ष कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उनकी संख्या को घटाना होगा। हमें नए पैदा होने वाले बच्चों की संख्या कम करनी होगी ताकि हम तीव्र जनसंख्या वृद्धि को रोक सकें। तो कैसे कर सकते हैं हम जन्म का नियंत्रण? तो इसके लिए बच्चों हमें उपयोग में लेने होंगे गर्भ निरोधक उपाय, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों गर्भ निरोधक उपाय। गर्भ निरोधक उपाय कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड गर्भ निरोधक उपाय सिंपल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। चाहे 12th की बात करें चाहे हम नीट की बात करें, दोनों ही एग्जाम्स में इस टॉपिक पर बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। 12th बोर्ड में भी बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है और नीट में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो क्या होते हैं बच्चों गर्भ निरोधक उपाय? बच्चों ये ऐसे साधन हैं, ऐसी तकनीक हैं जिनका उपयोग हम अवांछित गर्भधारण को रोकने के लिए करते हैं। तो सिंपल है बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या है कि अवांछित गर्भधारण को रोकने हेतु प्रयोग में लिए गए साधन। गर्भ निरोधक उपायों की परिभाषा क्या होगी बच्चों? अवांछित गर्भधारण को रोकने हेतु उपयोग में लिए गए साधन या तकनीक। ऐसे उपाय, ऐसे साधन जिनका उपयोग हम अवांछित गर्भधारण को रोकने में करेंगे। तो अवांछित गर्भधारण को रोकने के लिए जिन जिन दवाइयों का, तकनीकों का, साधनों का प्रयोग करेंगे वो सब के सब बच्चों सम्मिलित रूप से कहलाते हैं गर्भ निरोधक उपाय, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। हम लोगों को जागरूक करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दंपति इन साधनों का उपयोग करें ताकि हम जन्म का नियंत्रण कर सकें। एक आदर्श गर्भ निरोधक में बच्चों कुछ गुण होने चाहिए। तो हम बात करते हैं एक आदर्श गर्भ निरोधक के गुण। आदर्श, आइडियल। आदर्श गर्भ निरोधक के गुण। एक अच्छे गर्भ निरोधक में हमें क्या क्या गुण देखने को मिलते हैं, कौन कौन से उसमें गुण होने चाहिए? तो जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं बच्चों 3-4 गुण, उसके हम बात करेंगे बच्चों। आदर्श गर्भ निरोधक का जो पहला गुण है, पहला लक्षण है वो ये है कि बच्चों ये उपयोगकर्ता के लिए बहुत आसान होना चाहिए, मतलब यूजर फ्रेंडली।
जिसको एक एनसीईआरटी में एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि ये उपयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला हो। उपयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला हो, जिसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं यूजर फ्रेंडली। इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, उपयोगकर्ता को हितों की रक्षा करने वाला हो, तथा इसमें एक लाइन और जोड़ेंगे, तथा बच्चों इजीली अवेलेबल हो, आसानी से उपलब्ध हो। आसानी से उपलब्ध हो, ये पहला पॉइंट है जो एक अच्छे गर्भनिरोधक में होना चाहिए। उपयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला हो और आसानी से उपलब्ध हो। दूसरा गुण जो अच्छे गर्भनिरोधक में होना चाहिए वो है बच्चों, यह पूर्ण रूप से प्रभावी होना चाहिए। प्रभावी हो अर्थात कोई भी दंपति अगर किसी गर्भनिरोधक का उपयोग करता है तो वास्तव में उसको गर्भनिरोधक कार्य करना चाहिए। तो प्रभावी हो तथा साथ में उत्क्रमणीय हो। उत्क्रमणीय हो, उत्क्रमणीय का मतलब है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल अर्थात हम आवश्यकता अनुसार इसको गर्भनिरोधक के रूप में काम में लें, तथा जब किसी दंपत्ति को बच्चे उत्पन्न करना हो तो इसका उपयोग बंद करते ही वापस गर्भधारण किया जा सके। ऐसा उत्क्रमणीय भी होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि एक आदर्श गर्भनिरोधक है वो। अगली विशेषता बच्चों इसमें शामिल है वो ये है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, अनुषंगी प्रभाव या साइड इफेक्ट्स। तो बच्चों अगली विशेषता है कि इसके अनुषंगी प्रभाव साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन यदि हों तो बहुत ही कम होने चाहिए। नहीं होने चाहिए लेकिन, बट यदि हों तो बहुत कम होने चाहिए। साइड इफेक्ट होने नहीं चाहिए और यदि हो तो बहुत ही कम होने चाहिए। तो ये अगली विशेषता इसमें होनी चाहिए। चौथा गुण जो एक आदर्श गर्भनिरोधक में होना चाहिए वो ये है कि बच्चों ये उपयोगकर्ता जो भी इसका उपयोग करता है, ये उपयोगकर्ता की कामेच्छा, कामेच्छा का मतलब है बच्चों सेक्सुअल ड्राइव, कामेच्छा, मैथुन क्रिया, कोपुलेशन और उसकी प्रेरणा में बाधक नहीं होना चाहिए। उपयोगकर्ता की कामेच्छा, मैथुन क्रिया और प्रेरणा इसमें बाधक नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों एक आदर्श गर्भनिरोधक में ये सारे गुण लक्षण होने चाहिए। हम बात कर रहे हैं टॉपिक गर्भनिरोधक उपाय, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, वे साधन या तकनीक जिनका उपयोग हम अवांछित गर्भधारण को रोकने के लिए करते हैं, उनको बोलते हैं गर्भनिरोधक उपाय। एक अच्छे गर्भनिरोधक में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो 1 बाय 1 हमने डिस्कस किया है। पहला, उपयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला हो, मतलब यूजर फ्रेंडली हो तथा आसानी से उपलब्ध हो जाए। प्रभावी होना चाहिए और साथ में उत्क्रमणीय होना चाहिए। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर हो तो फिर बहुत कम हो, तब इसको एक आदर्श गर्भनिरोधक मानेंगे। और लास्ट में उपयोगकर्ता के कामेच्छा, मैथुन क्रिया, प्रेरणा में बाधक नहीं होना चाहिए। तो ये सारे गुण बच्चों एक आदर्श गर्भनिरोधक में होते हैं।
बच्चों इस समय जितने भी गर्भनिरोधक उपाय उपलब्ध हैं उनको मोटे तौर पर हम दो भागों में बांटते हैं। गर्भ निरोधकों को बच्चों दो समूहों में बांटकर हम अध्ययन करेंगे। इस समय जितने भी उपलब्ध हैं उन कॉन्ट्रासेप्टिव्स को दो भागों में बांटा गया है बच्चों। उसका एक भाग तो है स्थायी विधियां और दूसरा है अस्थायी। तो पहले हम अस्थायी विधियां पढ़ेंगे, क्योंकि अस्थायी विधियां ही आदर्श गर्भ निरोधक हैं। स्थायी विधियां तो कैसे हो जाएंगी, उत्क्रमणीय नहीं हो पाएंगी, इसलिए वो एक अच्छा गर्भ निरोधक उपाय नहीं है। तो एक तो अस्थायी विधियां हैं बच्चों और दूसरा होता है स्थायी विधियां। तो इस समय जितने भी मार्केट में कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल हैं उनको हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे, एक अस्थायी विधियां, दूसरी स्थायी विधियां। अस्थायी गर्भ निरोधक वे होते हैं जो अस्थायी तौर पर गर्भ निरोधक का कार्य करते हैं, अर्थात जब तक किसी दंपत्ति को बच्चे उत्पन्न नहीं करने तब तक इनका उपयोग करने पर गर्भधारण को रोका जा सकता है, और जैसे ही इनका उपयोग बंद किया जाएगा तो दंपत्ति पुनः गर्भावस्था को प्राप्त कर सकता है। ये है अस्थायी विधियां। स्थायी क्या होती हैं? स्थायी विधियां वे होती हैं बच्चों जिन्हें एक बार यदि कोई दंपत्ति अपना लेता है तो वो आजीवन गर्भ निरोधक का कार्य करेंगी, उसके बाद उन्हें दोबारा पूर्व अवस्था में लाने की गुंजाइश नहीं होती है। मतलब एक बार अपनाने के बाद आजीवन स्थायी तौर पर गर्भ निरोधक का कार्य करती हैं, तो वे कहलाती हैं स्थायी विधियां। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों अस्थायी विधियां। तो टॉपिक है बच्चों हमारा गर्भ निरोधक उपाय। गर्भ निरोधक उपाय, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जिसे हमने अभी दो भागों में बांट दिया था। पहले हम बात करेंगे स्थायी विधियां। स्थायी विधियां, स्थायी विधियां जिन्हें हम टेम्परेरी मेथड्स भी कह सकते हैं। टेम्परेरी मेथड्स, या फिर हम इन्हें स्पेसिंग भी कह सकते हैं। टेम्परेरी मेथड्स या हम कह सकते हैं स्पेसिंग। क्या होती हैं बच्चों स्थायी विधियां? ये ऐसी गर्भ निरोधक विधियां, इस हेडिंग में हम उन विधियों को शामिल करेंगे जो अस्थायी तौर पर गर्भ निरोधक का कार्य करती हैं। तो बच्चों वे विधियां जो अस्थायी तौर पर या कह सकते हैं अस्थायी रूप से गर्भधारण को रोकने हेतु प्रयुक्त की जाती हैं, ऐसी विधियों को हम बोलते हैं स्थायी विधियां। ऐसी विधियां जिनको हम अस्थायी रूप से गर्भधारण को रोकने के लिए काम में लेंगे उनको बोलते हैं अस्थायी। बच्चों मैंने स्थायी हेडिंग लिख दी, गलत लिख दिया, इसमें ए और लगाना है क्योंकि हम अस्थायी की बात कर रहे हैं। मैंने इंग्लिश में क्या लिखा, टेम्परेरी। तो मैं बोल तो सही रहा हूं बच्चों, लेकिन लिखने में स्थायी हो गया। तो ए और आप ध्यान देंगे इधर से, यहाँ ए शब्द आप और जोड़ देंगे। तो बोलने को तो मैं सही बोल रहा था पर लिखने में थोड़ा सा ए शब्द डिलीट हो गया। तो अस्थायी विधियों की बात करें, नीचे मैंने सही लिख दिया अस्थायी। तो ये विधियां टेम्परेरी मेथड्स क्या हैं, जिनका उपयोग हम अस्थायी रूप से गर्भधारण को रोकने में करेंगे। अस्थायी रूप का मतलब ये है कि हमें कुछ समय तक किसी दंपत्ति को जब तक बच्चे नहीं चाहिए
लेकिन भविष्य में बाद में कभी ना कभी चाहिए, तो फिर वो इस विधियों का उपयोग करेंगे। तो वास्तव में इस विधि का उपयोग कब करते हैं? अगर किसी दंपति द्वारा बच्चे उत्पन्न करने में देरी चाहिए, मतलब दंपति देरी से बच्चे उत्पन्न करेगा, या फिर बच्चों में गैप, अंतराल करना है, इसके लिए इन विधियों का उपयोग किया जाता है, अस्थायी विधियों का। ऐसी विधियां जो अस्थायी रूप से गर्भधारण को रोकती हैं, कब जरूरत पड़ेगी? उन दंपतियों को जरूरत पड़ती है जिनको बच्चे देरी से बाद में उत्पन्न करने हैं। जैसे मान लो किसी दंपति की हाल ही में शादी हुई है और उनको 2, 3, 4, 5 साल तक बच्चे उत्पन्न नहीं करने, तो वो इस प्रकार की विधि काम में ले सकते हैं। या फिर कोई दंपति जिसके एक बच्चा उत्पन्न हो गया और वो दूसरे बच्चे में गैप करना चाह रहे हैं, 3 साल का 5 साल का गैप करना चाह रहे हैं, तो फिर वो ऐसी विधियों को काम में ले सकते हैं। तो बच्चों में देरी करना या बच्चों में गैप उत्पन्न करने के लिए ये विधि उपयोगी होती है। बच्चों, कई विधियां ऐसी हैं जिनको हम अस्थायी विधियों में शामिल करेंगे। तो मैं एक लिस्टिंग बनाता हूं एनसीईआरटी के हिसाब से। बच्चों, अस्थायी विधियों में निम्न विधियां शामिल हैं। अस्थायी विधियों के प्रकार, हम कौन कौन सी विधि इसमें शामिल करेंगे बच्चों? तो अस्थायी विधि में बच्चों एक तो हम शामिल करते हैं प्राकृतिक विधियां। प्राकृतिक विधियां, नेचुरल मेथड्स, एक प्रकार की अस्थायी विधि हैं। दूसरी है बच्चों रोध, या जिनको कह सकते हैं अवरोध विधियां, ये भी अस्थायी विधि में शामिल है। तीसरी है बच्चों आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, हिंदी में पूरा नाम है अंतः गर्भाशय युक्ति। जिसे पढ़ेंगे तब मैं पूरा नाम लिख दूंगा, फिलहाल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आईयूडीज, अंतः गर्भाशय युक्ति। चौथा है बच्चों ओरल पिल्स। ओरल पिल्स का मतलब है मुख से ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोली, ऐसी गर्भ निरोधक गोलियां जिसको मुंह से लिया जाएगा। और लास्ट में बच्चों 5वें नंबर पर हम लेंगे कुछ अन्य विधियों को। नंबर 5 पर लेंगे कुछ अन्य विधियां। तो इस प्रकार से ये जो सारी विधियां मैंने नाम लिखी हैं, ये सब की सब अस्थायी विधियों में शामिल करेंगे। अस्थायी विधियां जो अस्थायी तौर पर गर्भधारण को रोकती हैं, जिनका उपयोग बच्चों उत्पन्न करने में देरी करने के लिए या बच्चों में गैप करने के लिए उपयोग में लेंगे। तो इन सभी विधियों को इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों प्राकृतिक विधियों की, नेचुरल मेथड्स की। तो बच्चों पहली जो अस्थायी विधि है वो है प्राकृतिक विधियां। नेचुरल मेथड्स। प्राकृतिक विधियां, नेचुरल मेथड्स, इनका नाम क्यों है बच्चों प्राकृतिक विधियां? क्योंकि ये प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित हैं। जो प्राकृतिक शरीर में जो चेंजेस होते हैं स्त्रियों के, उन्हीं घटनाओं पर आधारित है, इसलिए इनका नाम है प्राकृतिक विधियां। तो बच्चों ये विधियां प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित होती हैं। ये जो सारी विधियां इसमें हम शामिल करेंगे बच्चों, ये प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित होती हैं बच्चों। ये काम कैसे करते हैं विधियां? ये प्राकृतिक रूप से अंडाणु और शुक्राणु के संगम को रोकते हैं। प्राकृतिक रूप से बच्चों ये विधियां कैसे काम करती हैं, इनका सिद्धांत क्या है? तो इनका सिद्धांत है बच्चों, ये विधियां नेचुरली
प्राकृतिक रूप से अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकती हैं। ये ऐसी विधियां हैं बच्चों जो प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीकों से शुक्राणु और अंडाणु को नहीं मिलने देंगी। और जब बच्चों शुक्राणु और अंडाणु नहीं मिलेंगे, वो आपस में नहीं जुड़ेंगे, तो भ्रूण का निर्माण और गर्भावस्था नहीं होगी। तो प्राकृतिक विधियों का काम करने का तरीका क्या है, इनका सिद्धांत क्या है? ये प्राकृतिक रूप से नेचुरली शुक्राणु और अंडाणु के संगम को रोकती हैं। कैसे रोकती हैं ये हम पढ़ेंगे बच्चों। तो प्राकृतिक विधियां भी 3 प्रकार की होती हैं बच्चों, जो सिलेबस में गिवन है बच्चों। वो प्राकृतिक विधियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली प्राकृतिक विधि हम शामिल करते हैं बच्चों, आवधिक संयम। आवधिक संयम। दूसरी प्राकृतिक विधि है बच्चों बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन। और तीसरी प्राकृतिक विधि है स्तनपान अन्नार्त्व। तीसरी जो प्राकृतिक विधि है बच्चों वो है स्तनपान अनार्त्व। तो 3 प्राकृतिक विधियां हैं बच्चों। हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, गर्भनिरोधक उपाय, वे उपाय जिनका उपयोग हम अवांछित गर्भधारण को रोकने के लिए करेंगे। सभी उपायों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला अस्थायी विधियां, जिनका अस्थायी तौर पर गर्भनिरोधक का कार्य करने के लिए उपयोग में करते हैं। दूसरी होती हैं स्थायी विधियां, जिनको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं अस्थायी विधियां, और उसमें पहला टाइप प्राकृतिक विधियां, नेचुरल मेथड्स। ऐसी विधियां जो केवल प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित हैं, मतलब इनमें बाहर से कोई भी दवाई, कोई औषधि, कोई उपकरण उपयोग में नहीं लिया जाएगा। केवल ये स्त्री शरीर में होने वाली घटनाओं पर निर्भर है। ये प्राकृतिक रूप से शुक्राणु अंडाणु के संगम को मिलने से रोकती हैं और 3 प्रकार की होती हैं, आवधिक संयम, बाह्य स्खलन और स्तनपान अनार्त्व। 1 बाय 1 पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 आवधिक संयम। आवधिक संयम को हम बच्चों रिधम मेथड भी कह सकते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो है रिधम। रिधम RHYTHM रिधम मेथड। आवधिक संयम को हम कह सकते हैं रिधम मेथड। इसका एक और नाम है बच्चों, वो है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, आवधिक संयम। क्या होता है बच्चों, ये जो विधि है ये आर्थ चक्र पर निर्भर है। आवधिक संयम, रिदम मेथड, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ये विधि जो है वो आर्थ चक्र पर आधारित है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पर आधारित है। ये विधि आर्थ चक्र पर आधारित है। मैंने पिछले चैप्टर में आर्थ चक्र को आपको डिटेल से पढ़ा दिया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को। बच्चों महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है, 28 डेज। और 28 डेज ड्यूरेशन में हमने 4 स्टेजेज पढ़ी हैं, 4 स्टेप पढ़ी हैं। पहली स्टेप फॉलिकुलर फेज जो शुरू के 3 से 5 दिनों तक चलती है। पहली स्टेप मेंसेस फेज, रक्तस्राव प्रावस्था, जो आर्तचक्र के शुरू के 3 से 5 दिनों तक चलती है। दूसरी होती है बच्चों फॉलिकुलर फेज, जो 6 से 13 दिनों तक चलती है। तीसरी होती है ओवुलेटरी फेज, 14वें दिन ऐसा होता है। और चौथी होती है बच्चों ल्यूटियल फेज, जो 15वें से लेकर 28वें दिन तक चलती है। तो हम जानते हैं बच्चों
कि आर्तव चक्र के 14वें दिन, इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, सामान्यतः आर्तव चक्र के 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। आर्तव चक्र के 14वें दिन क्या होता है बच्चों? अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन होता है। ऐसा हमने पढ़ लिया है पिछली क्लासों में, आर्तव चक्र में ऐसा पढ़ा है बच्चों हमने। बच्चों 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, ये तो एक बहुत ही आइडियल आर्तव चक्र है। हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है 1 या 2 दिन पहले अंडोत्सर्ग हो जाए, या हो सकता है 1 या 2 दिन बाद में अंडोत्सर्ग हो जाए। तो हम आर्तव चक्र का जो 14th डे है, ये जैसे मान लो 14वां दिन है, तो इससे पहले -2 या इसके बाद +2, ऐसा हम करें तो ये 12वां दिन हो गया, और +2 जोड़ दें तो ये 16 दिन हो गया। तो ये एक एवरेज ड्यूरेशन आ गई बच्चों अंडोत्सर्ग की, 12 से 16। इसके बीच कभी भी अंडोत्सर्ग हो सकता है। हो सकता है 12वें दिन हो गया, हो सकता है 13वें दिन, 14वें, 15वें या 16वें दिन तक अंडोत्सर्ग हो सकता है। बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जो अंडाणु का जीवन काल है, ओवम का जो लाइफ स्पान है, वो मेनली 24 घंटे, 24 से 30 घंटे है, पर आप तो 24 घंटे ही मानो, एक दिन। लेकिन बच्चों स्पर्म का जीवन काल तो 2 दिन होता है, 48 घंटे। शुक्राणु 48 घंटे तक मादा प्रजनन तंत्र के शरीर में जीवित रहते हैं, निषेचन योग्य रहते हैं। तो आप ये मानो कि अगर किसी महिला में 12वें दिन अंडोत्सर्ग हो गया और उस महिला ने 10वें दिन मैथुन प्रदर्शित किया होगा, तो 10वें दिन जो शुक्राणु आए थे वो 12वें दिन मुक्त होने वाले अंडे से जुड़ सकते हैं, क्योंकि 2 दिन तक शुक्राणु जीवन क्षम्य बने रहते हैं जनन नलिका में। और यदि किसी महिला का अंडोत्सर्ग 17वें दिन हुआ है, 16वें दिन हुआ है, और अगर मैथुन क्रिया 17वें दिन हो जाए, तो 1 दिन अंडाणु जीवित रहेगा, 1 दिन अंडाणु जीवित रहेगा बच्चों। तो 17वें दिन भी तो निषेचन हो सकता है, अंडाणु हो सकता है 16वें दिन आया हो, लेकिन महिला ने मैथुन 17वें दिन प्रदर्शित किया हो, तो अंडाणु 16वें दिन आ गया, शुक्राणु 17वें दिन आए, तो अंडाणु का जीवन काल 1 दिन होता है बच्चों। इसलिए रिस्क जो है वो 17वें दिन तक है, और इधर रिस्क कितने दिन तक है? 10वें दिन तक है। इसलिए बच्चों एक यहां से रिजल्ट निकल कर आता है, वो रिजल्ट ये है कि बच्चों आर्तव चक्र के 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक की जो अवधि है, आगे लिख देता हूं बच्चों, इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए मैं आगे लिखूंगा इसको। इसी लाइन पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आर्तव चक्र पर बेस्ड है ये। तो मैं जो कंक्लूजन लिख रहा था वो ये था बच्चों कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन से 17वें दिन की जो अवधि है, इस अवधि को कहा गया है बच्चों निषेच्य अवधि। निषेच्य अवधि, फर्टाइल पीरियड। निषेच्य अवधि, फर्टाइल पीरियड, अर्थात इस अवधि में महिला में निषेचन की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। कोई भी महिला अगर आर्तव चक्र के इस अवधि से गुजर रही है, तो इस अवधि में अगर महिला को शुक्राणु उपलब्ध हो जाते हैं तो निषेचन की प्रबल संभावना होती है, गर्भावस्था की प्रबल संभावना होती है। तो कैसे हम इस अवधि का काम में लेंगे एज ए गर्भ निरोधक? तो हम काम में लेंगे बच्चों कि इस अवधि में मैथुन क्रिया से बचकर
इस निषेच्य अवधि की अपन बात कर रहे हैं, तो निषेच्य अवधि में मैथुन क्रिया से बचकर गर्भधारण को रोका जा सकता है। गर्भधारण को रोका जा सकता है। क्लियर है बच्चों? मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। क्या है आवधिक संयम, रिदम मेथड क्या है? आवधिक संयम या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है? ये प्राकृतिक घटना है आर्तव चक्र की। हमने बात कर ली, आर्तव चक्र के 14वें दिन सामान्यतः अंडोत्सर्ग होता है, लेकिन हमेशा 14वें दिन हुए जरूरी नहीं है, प्लस माइनस 2 दिन आगे पीछे चेंज हो सकते हैं। तो 12 से 16 के बीच में अंडोत्सर्ग हो सकता है। तो एक एवरेज ड्यूरेशन हमने निकाल ली है। वो ड्यूरेशन क्या निकल कर आई बच्चों? आर्तव चक्र का 10वां दिन से लेकर 17वां दिन, इसके बीच की अवधि को हमने क्या नाम दिया? निषेच्य अवधि, फर्टाइल पीरियड, क्योंकि इस अवधि में निषेचन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो बच्चों इस अवधि में दंपत्ति मैथुन क्रिया से बचकर गर्भधारण को रोक सकता है। तो ये बच्चों प्राकृतिक घटना पर आधारित आवधिक संयम। क्लियर है? आगे चलते हैं बच्चों। दूसरा तरीका नेचुरल मेथड में, दूसरा तरीका बच्चों प्राकृतिक विधियों में वो है बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन, जिसको हम अंतरित मैथुन भी नाम दे सकते हैं। बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन, अंतरित मैथुन, इसको कह सकते हैं हम कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस, या इसका दूसरा नाम है विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड बहुत आसान तरीका है। बाह्यस्खलन, अंतरित मैथुन या विड्रॉल मेथड क्या होता है बच्चों? इसमें स्त्री पुरुष दोनों दंपतियों को जागरूक रहना होता है मैथुन क्रिया के दौरान। बच्चों हमने प्रजनन तंत्र की संरचना पढ़ी है इस प्रकार से, जैसे यूट्रस गर्भाशय का निचला सकरा भाग है, जिसको सर्वाइकल केनाल अपन कह सकते हैं, गर्भाशय गिरवा नाल, ये यूट्रस की दीवार होती है और ये यूट्रस की गुहा। इस प्रकार से ये फैलोपियन ट्यूब। यूट्रस वेजाइना योनि में ओपन होता है, या कह सकते हैं यूट्रस से वेजाइना निकलती है, इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। बच्चों मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष का जो शिश्न है वो योनि के अंदर, जनरली जो है शिश्न योनि के अंदर शुक्राणुओं को मुक्त करता है। इस प्रकार से जब कोई भी जंतु, नर जंतु मैथुन क्रिया प्रदर्शित करता है तो वह योनि में शुक्राणुओं को मुक्त करता है। इसको बोलते हैं वीर्य सेचन, इंसेमिनेशन। बच्चों इस मेथड में क्या करते हैं कि जब पुरुष साथी मैथुन के दौरान जैसे ही वीर्य सेचन, इंसेमिनेशन होने वाला हो, पुरुष साथी को जब लगता है कि अब शुक्राणु का जो स्खलन हो सकता है, तो उस समय से ठीक पूर्व यह पेनिस को योनि से बाहर निकलकर बाहर की तरफ स्खलन कर सकता है, वेजाइना से बाहर।
तो अगर शुक्राणुओं का निष्कासन योनि से बाहर कर दिया जाएगा तो बच्चों निषेचन की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो इस विधि का नाम है बाह्य स्खलन। स्खलन इजैकुलेशन का मतलब मैंने आपको बताया था तीसरे चैप्टर में। इजैकुलेशन का मतलब है शुक्राणुओं का त्याग मादा शरीर से बाहर करना, नर जंतु शरीर से बाहर करना, वो स्खलन है। लेकिन अगर शुक्राणुओं का त्याग योनि के अंदर करते हैं तो वो वीर्य सेचन है। तो सामान्य कोई प्रजाति जब मैथुन क्रिया प्रदर्शित करती है नेचुरल तरीके से तो बच्चों वो वीर्य सेचन करती है, अर्थात शुक्राणुओं को वेजाइना में मुक्त करती है। ये तो वीर्य सेचन है। लेकिन वीर्य सेचन अगर हो गया तो गर्भधारण हो जाएगा। तो हमें वीर्य सेचन को ना होने देना है, उसकी बजाय क्या करना है, बाह्य स्खलन। इसमें क्या करेगा, जो पुरुष साथी होता है मैथुन क्रिया के दौरान शुक्राणुओं को त्यागने से ठीक पहले शिश्न को, पेनिस को योनि से बाहर निकाल लेता है और योनि से बाहर शुक्राणुओं को त्याग देता है। ये बाह्य स्खलन कहलाता है या अंतरित मैथुन कहलाता है। और इसके दौरान फिर अब निषेचन की संभावनाएं कम हो जाएंगी क्योंकि शुक्राणु वेजाइना के अंदर नहीं जा पाए। तो ये बच्चों दूसरी विधि है बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं तीसरी विधि की, वो है स्तनपान अनार्त्व, लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया, स्तनपान अनार्त्व। देखो बच्चों इसमें दो शब्द हैं। एक तो शब्द है स्तनपान। स्तनपान का मतलब है नवजात शिशु को दूध पिलाना, मतलब मिल्क फीडिंग। नवजात शिशु को जब माता दूध पिलाती है तो वो घटना कहलाती है स्तनपान, मिल्क फीडिंग। और दूसरी टर्म है अनार्त्व, एमिनोरिया। अनार्त्व या एमिनोरिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की अनुपस्थिति। एमिनोरिया या अनार्त्व का मतलब क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की अनुपस्थिति। मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा, आर्तव चक्र जो प्राइमेटा गण की मादाओं में पाया जाने वाला एक प्रजनन चक्र है। प्राइमेटा गण की मादाएं बच्चों जब प्रजनन की क्रिया प्रदर्शित करती हैं तो वो तभी कर पाती हैं जब उनमें आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो जाता है। आखिर ऐसा क्या है आर्तव चक्र में, हमने पढ़ लिया डिटेल से कि महिला आर्तव चक्र के दौरान अंडाणु बनाती है और अंडोत्सर्ग करती है। और जब बच्चों अंडोत्सर्ग होगा तभी तो निषेचन और गर्भधारण होगा। तो निषेचन और गर्भधारण के लिए आर्तव चक्र का रेगुलरली जारी रहना आवश्यक है। लेकिन कभी कभी किसी कारण से आर्तव चक्र अनुपस्थित रह सकता है। प्राकृतिक रूप से एक तो जो स्त्रियां किशोरावस्था को प्राप्त नहीं कर पाती हैं तो उससे पहले बच्चियों में आर्तव चक्र अनुपस्थित रहता है, और एक 50 साल की बाद मतलब मीनोपॉज के बाद आर्तव चक्र अनुपस्थित हो जाता है, तो उस समय गर्भधारण नहीं हो सकता है। तो बच्चों किसी भी कारण से अगर किसी स्त्री में आर्तव चक्र नहीं पाया जाता है, अगर उस दौरान वह स्त्री मैथुन क्रिया प्रदर्शित करती है तो उसमें गर्भधारण की संभावना नहीं होती। तो आर्तव चक्र की अनुपस्थिति अगर है तो गर्भधारण नहीं होगा। लेकिन यहाँ हेडिंग क्या है, स्तनपान अनार्त्व। इसका मतलब जब कोई महिला अपने नवजात शिशु को दूध पिलाती है तो उस महिला में आर्तव चक्र प्रारंभ नहीं हो पाता है, और जब तक उसमें आर्तव चक्र प्रारंभ नहीं होगा तब तक वो महिला पुनः दोबारा गर्भधारण नहीं कर सकती है। ये है बच्चों स्तनपान अनार्त्व। लेकिन इस विधि की एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, एक क्रियाविधि है बच्चों, तो वो क्रियाविधि मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। आज की क्लास में बच्चों इतना ही पढ़ेंगे हम, जिसमें हमने पढ़ा है अस्थायी विधियों में पहली विधि प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड्स, जो 3 प्रकार की होती हैं, आवधिक संयम, बाह्य स्खलन और स्तनपान अनार्त्व।
इनमें से बच्चों 2 मेथड्स मैंने विस्तृत रूप से समझा दिए हैं। आवधिक संयम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पर आधारित है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से लेकर 17वें दिन के बीच मैथुन क्रिया से अगर बच जाएगा कोई दंपति तो निषेचन नहीं होगा। और दूसरा बाह्य स्खलन, ये वाला अंतरित मैथुन, इसमें क्या होगा कि मैथुन के दौरान नरजनक या जो पुरुष होता है वो शुक्राणु का त्याग योनि की बजाय स्त्री शरीर से बाहर कर देगा, तो ये कहलाता है बाह्य स्खलन, और इसमें भी निषेचन और गर्भधारण नहीं होगा। और तीसरी विधि स्तनपान अनार्तव है। इस विधि को हम डिटेल से अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये बच्चों आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।